नमस्कार, खास मुलाकात में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मनोज सिंह। हर बार की तरह इस बार भी हमारे साथ एक शख्सियत हैं। इनके बारे में सिर्फ इतना ही कहूंगा कि इनका नाम ही बहुत है। हमारे साथ ईओडब्ल्यू और एंटी करप्शन ब्यूरो छत्तीसगढ़ के डायरेक्टर आरिफ शेख जी हैं, जो 2005 बैच के आईपीएस अफसर हैं और छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर, बिलासपुर, गरियाबंद समेत 8 जिलों के बतौर एसपी अपनी सेवाएं दे चुके हैं। छत्तीसगढ़ का जो सबसे चर्चित अपहरण केस प्रवीण सोमानी अपहरण केस हुआ था, उसकी मॉनिटरिंग सीधे ये कर रहे थे और बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश में महीने भर तक लगातार दबिश देने के बाद बिहार के चंदन सोनार गिरोह से बिना फिरौती दिए प्रवीण सोमानी को वापस लेके आए। यही नहीं, बतौर एसपी रहते हुए महिला अपराध और साइबर अपराध पे भी बहुत ही बेहतरीन काम किए। उसका परिणाम भी बहुत ही अच्छा मिला है। आइए हम इनसे बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। खास मुलाकात में आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत करेंगे कि आपकी पढ़ाई, जो प्रारंभिक शिक्षा थी, वो कहाँ से हुई और विश्वविद्यालय तक का जो सफ़र था वो किस तरह से शुरू हुआ और कहाँ तक हुई पढ़ाई? मेरी प्रारंभिक शिक्षा जो है ये बम्बई में हुई है और मैं मरोल पुलिस कैंप नामक एक एरिया अंधेरी ईस्ट में, वहाँ पे पला बड़ा हूँ। पिताजी पुलिस में थे और पुलिस लाइंस में ही फिर हम लोग का क्वार्टर था, वहीं पे पला बड़ा हूँ। पास ही में स्कूल था सेंट लॉरेंस नाम का। उस स्कूल में मैंने 10वीं तक की पढ़ाई की है। पढ़ाई करने के 10वीं के पश्चात जो है हम लोग का पापा का ट्रांसफ़र हो गया पुणे। तो पुणे में आके मैंने वहाँ पे 11वीं 12वीं और फिर इंजीनियरिंग किया है पुणे विद्यापीठ से। और पुणे विद्यापीठ में इंजीनियरिंग के पश्चात मुझे नौकरी भी लग गई थी, तो प्लेसमेंट हो गई थी HCL टेक्नोलॉजीज़ में। तो उसके पश्चात मैंने HCL टेक्नोलॉजीज़ कंपनी ज्वाइन भी की और वहाँ पे बाकायदा मैंने 2.5 साल नौकरी भी की थी। और उसके पश्चात फिर मैं सिविल सेवा में आया हूँ। तो सिविल सेवा में आने का ये उद्देश्य कैसे बना कि हम सिविल सेवा में तैयारी करके जाएं, या कोई ऐसा महत्वपूर्ण विषय या कोई घटना जो आपको प्रेरित की हो कि इस प्रोफेशन में आप आए? सिविल सेवा में जाने का शुरुआत से ही रुझान था मेरा। और क्योंकि मैं पुलिस कैंप में ही पला बड़ा हूँ, तो वहाँ पे ऑलमोस्ट जितने बड़े बड़े त्यौहार होते थे उसमें देखते रहते थे कि बड़े अधिकारी लोग आते हैं। जैसे गणेश उत्सव बहुत बड़ी मात्रा में वहाँ पे मनाया जाता है, जोरों शोरों से मनाया जाता है। तो उसमें बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स होते थे, तो उसमें प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन उन्हीं के हाथों से होता था। और एक पूरा माहौल जो था वो पुलिसिया माहौल था और उसमें अधिकारी क्या होता है इसकी समझ थी पहले से ही। और बचपन से फिर वही सपना था कि एक दिन बड़ा होके बड़ा पुलिस अधिकारी बनना है, IPS बनना है। ये तो पता भी नहीं था, लेकिन बड़ा ऑफिसर बनना है। और क्योंकि पापा उस समय पे सब इंस्पेक्टर थे, तो उस समय पे ACP बहुत बड़ी चीज़ लगती थी, जो कि DSP रैंक का अधिकारी होता है। तो ACP बनना है करके ऐसे बोलते रहते थे, लेकिन उसमें कुछ ऐसा ये नहीं था कि कैसे होना है, क्या होना है। और मतलब समय कटता गया, इंजीनियरिंग की और उसके बाद नौकरी भी लग गई। तब तक तो मतलब थोड़ा भूल भी गए थे कि करना है कुछ, क्योंकि नौकरी अच्छी थी, पैसे अच्छे मिल रहे थे। तो एक, लेकिन जैसे कहा जाता है ना कि जो भाग्य में होता है वो होता ही है, तो वैसे हो गया। और वन फाइन मॉर्निंग मुझे ऐसा लगा कि अब संतुष्टि नहीं मिल रही है इसमें, और अपना असली जो डेस्टिनेशन है वो सिविल सेवा ही है। तो मैंने फिर नौकरी छोड़ दी और पूरे तैयारी में जुट गया मैं, और पहले ही अटेम्प्ट में मैंने सिविल सेवा एग्ज़ाम क्लियर कर दी। पढ़ाई के समय फिल्म देखने का आपको बहुत शौक था? जी, फिल्म तो अभी भी मैं बहुत देखता हूँ और लगातार देखते ही रहता हूँ और उसकी समीक्षा भी करता हूँ। मुझे काफ़ी पसंद है ये करना। अमिताभ बच्चन के आप बहुत बड़े फैन रहे हैं, उनकी फिल्मों को ज़्यादा? हाँ जी जी, अमिताभ बच्चन शुरुआती दौर था। और जैसे मैं 1980s का हूँ और उस समय पे अमिताभ बच्चन जो था सुपरस्टार था और उनकी कई लगातार अच्छी हिट फिल्में आई थी। तो अमिताभ बच्चन से काफ़ी मतलब लगाव था। और अमिताभ बच्चन से मैं मुलाकात भी कर चुका हूँ बचपने में, और उनका ऑटोग्राफ भी मैंने लिया था। अब UPSC की तैयारी करने के लिए जो आपने वो पढ़ाई की या जो मेहनत किया आपने, वो किस तरह से पढ़ाई थी? क्या शेड्यूल था आपका? देखिए, UPSC एग्ज़ाम जो है एक बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग एग्ज़ाम है। और कोई भी कैंडिडेट जो है पूरा 1 साल
पूरा ये एग्ज़ाम ले लेती है, 1 साल पूरा समर्पण करना पड़ता है, तब जाके एक हम लोग एग्ज़ाम कंप्लीट कर पाते हैं। और अगर मान लो कि खुदा न खास्ता वो क्लियर नहीं कर पाते तो सेम साइकिल रिपीट होते रहते। तो मैं इसको एक विशेष साइकिल मानता हूँ, क्योंकि लोगों के सालों साल निकल जाते हैं और एग्ज़ाम फिर निकलता नहीं है। तो इसलिए इस एग्ज़ाम में स्ट्रैटेजी के साथ प्रिपरेशन करना और स्ट्रैटेजी के साथ अपीयर होना एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। देखिए, यूपीएससी पूरे मतलब भारत में सबसे टफ एग्ज़ाम माना जाता है और हर साल करीब 5 लाख लोग इसमें बैठते हैं और मात्र 150-200 लोग जो हैं आईएएस आईपीएस में सिलेक्ट होते हैं। तो वैसे देखा जाए तो इसका परसेंटेज जो है 0.01% से भी नीचे आता है। तो इसलिए हम लोगों को बहुत ही फोकस्ड अप्रोच रखना चाहिए इसकी तैयारी में। लोग क्या करते हैं, बहुत सारा मटेरियल जो है कलेक्ट करने की कोशिश में उनका फोकस लूज़ हो जाता है। देखिए, इसका सिलेबस बहुत वास्ट है, तो हर कैंडिडेट को सबसे पहले तो अपना सिलेबस क्या है वो डिफाइन करना चाहिए। उसके लिए हम लोगों को क्वेश्चन पेपर एनालिसिस करनी चाहिए। स्टूडेंट को ये पता होना चाहिए कैंडिडेट को कि वो पर्टिकुलर प्रश्न उस साल क्यों आया था। अगर यूपीएससी की मंशा को वो भाप पाया, जो कि बहुत ही कठिन है, लेकिन अगर वो भाप पाया तो मेरा ये मानना है कि एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा उसका, क्योंकि उसको पता है कि यूपीएससी चाहता क्या है। और यूपीएससी को डिकोड करना ही इस पूरे एग्जामिनेशन का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है। 3 स्टेजेस में एग्ज़ाम होती है, प्रीलिम होती है, मेंस होती है, इंटरव्यू होता है। प्रीलिम में एक अलग फोकस लगता है, मेंस में अलग फोकस लगता है, इंटरव्यू में अलग फोकस लगता है। कई लोग प्रीलिम्स में ही अपने गोल से हट के इंटरव्यू के बारे में सोचने लग जाते हैं, मेंस के बारे में सोचने लग जाते हैं, तो प्रीलिम उनका इफेक्ट होता है, क्योंकि प्रीलिम ही सबसे टफ एग्जाम है। जब मेंस में आते हैं वो, तो मेंस की प्रिपरेशन के बजाय वो इंटरव्यू में क्या पूछेंगे, कौन सा शर्ट पहनूंगा, ये सोचने लग जाते हैं। और जब प्रीलिम फाइनल इंटरव्यू में जब जाते हैं तब ये मन में डर रहता है कि अगर सिलेक्ट नहीं हुआ तो क्या फिर से प्रीलिम। तो हम लोगों को हर एक स्टेज को जो हम लोग फेस कर रहे हैं उसी स्टेज के लिए हम लोग को तैयारी करनी है, आगे का सोचना नहीं है या पीछे का सोचना नहीं है। बहुत सारे लोग जो हैं इसमें कंफ्यूज रहते हैं। मेरा ये मानना है कि प्रीलिम देने के पहले पहले आपको मेंस की पूरी तैयारी होनी चाहिए और अपने पूरी मेंस की एग्ज़ाम जो है उसके लिए आप 100% तैयार होके ही प्रीलिम्स अपीयर करना चाहिए। उस वजह से ये होता है कि प्रीलिम्स के क्वेश्चंस जो हैं आप और बेहतर तरीके से समझ पाते हैं। तो मेरा ये मानना है कि ये ऐसे फोकस्ड अप्रोच अगर आप रखते हो और एनालिसिस के ऊपर फोकस करते हो, स्मार्ट वर्क करते हो, तो निश्चित तौर पे ये एग्ज़ाम आप क्लियर कर सकते हो। आपको पहले मणिपुर काडर मिला था, वहाँ पे भी आप कुछ समय काम किए, फिर उसके बाद छत्तीसगढ़ आप आए। तो इन दोनों जगहों में पुलिसिंग में क्या, वर्किंग में क्या अंतर दिखा आपको? वहाँ की स्थिति क्या थी और यहाँ की स्थिति? देखिए, मैं त्रिपुरा जिले में त्रिपुरा स्टेट में था पहले, मणिपुर त्रिपुरा के त्रिपुरा सेगमेंट में, और वहाँ पे मैंने प्रोबेशन कंप्लीट किया, वहाँ पे मैंने एएसपी शिप कंप्लीट की और इलेक्शन मैंने वहाँ पे निपटाया है। तो वहाँ पे त्रिपुरा में अलग चैलेंजेस थे, वहाँ पे एक्सट्रीमिस्ट प्रॉब्लम था, लेकिन वो एक्सट्रीमिस्ट प्रॉब्लम था जो था वो कंटेन हो गया था। मतलब जो वहाँ के जो अलगाववादी हैं तत्व, उनके ऊपर बहुत हद तक काबू पाया गया था। और बहुत ही छोटा राज्य था, 10,000 स्क्वायर किलोमीटर का तो पूरा राज्य था वो, और उसमें 4 जिले बने हुए थे। आदिवासी बहुल्य था वो भी, और टोटल वहाँ की जो भाषा थी, जो शैली थी, टोटल अलग थी। लेकिन उसी शैली में उनके बीच में जुड़ना और वहाँ पे काम करने का एक बहुत ही अच्छा और सुखद अनुभव था, और उससे मैंने काफ़ी कुछ सीखा है। छत्तीसगढ़ में आने के बाद यहाँ पे थोड़ा परिप्रेक्ष्य पूरा अलग था। यहाँ पे क्योंकि हिंदी प्रथम भाषा है, वहाँ पे बंगाली प्रथम भाषा थी, तो वहाँ पे बंगाली सीखनी पड़ी थी मुझे, और यहाँ पे आने के बाद हिंदी थी, तो हिंदी में ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ। वहाँ पे अंग्रेजी में कामकाज था, यहाँ पे हिंदी में है, तो और बेहतर तरीके से हम लोग काम कर पाए। वहाँ पे अलगाववाद था, यहाँ पे नक्सलवाद है। तो प्रॉब्लम्स तो दोनों जगह भी थी, लेकिन यहाँ पे ज़्यादा चैलेंजेस है, क्योंकि यहाँ पे जो क्वांटम है जो प्रॉब्लम का, वो कई मायने में ज़्यादा है, ठीक है। और उसको चैलेंज करना, उससे लड़ना, ये बहुत ही मतलब एक बहुत ही अच्छा अनुभव था, और उससे काफ़ी लर्निंग मिली है मुझको। छत्तीसगढ़ जब आप ज्वाइन कर लिए तो यहाँ आने पे परिवार का रिएक्शन क्या था? वो लोग खुश थे या वहीं जहाँ पे पुराने जगहों पे थे वहीं चाहते थे वो लोग? देखिए, मतलब मेरे कुछ नॉर्थ ईस्ट के भी दोस्त हैं, तो जब मेरा छत्तीसगढ़ में हुआ था तब वो सब लोग बोलने लगे थे, क्यों जा रहे हो करके इतने खतरनाक जगह में, यहाँ पे तो शांति है, वहाँ क्यों जा रहे हो? तो
तो फिर मैंने बताया था कि नहीं पत्नी वहाँ पे है करके। तो क्योंकि वहाँ पे पीस ऑलरेडी आ चुका है और वहाँ पे अभी मतलब कोई ऐसी घटनाएं हो नहीं रही हैं, जबकि यहाँ पे 2009 में जिस समय पे आया था उसके 1 साल बाद ही काफ़ी एक बड़ा 76 लोग शहीद हुए थे। तो कुल मिला के थोड़ा था परसेप्शन, लेकिन जब मैं यहाँ पे आया तो मैंने ये महसूस किया कि ये बहुत ही बेहतर जगह है काम करने के लिए और मैं काफ़ी खुश हूँ यहाँ। यहाँ राय छत्तीसगढ़ में तकरीबन 8 जिलों में आप बतौर एसपी रह चुके हैं, तो राजधानी में भी रहे हैं, बस्तर के बीहड़ों में भी आप काम किए हैं, तो सबसे ज़्यादा आपको अच्छा काम करने में कहाँ लगा? देखिए, हर ज़िले की एक अलग तासीर होती है और मुझे लगता है कि हर ज़िले का एक अलग फ्लेवर होता है। तो ऑलमोस्ट सभी ज़िलों में मुझे बहुत ही मतलब अच्छा लगा काम करने के लिए। लेकिन ख़ास करके जो फिंगर टिप्स पे अगर मैं ज़िलों का नाम लूँ तो बालोद में बहुत ही एक बेहतरीन वर्क एक्सपीरियंस रहा, क्योंकि वहाँ पे मैंने कम्युनिटी पुलिसिंग की शुरुआत की थी, जिसके वजह से मुझे काफ़ी नेम फेम मिला था और बेहतर तरीके से मैं काम कैसे कर पाऊँगा इसको सीखने का मौका मिला। उसके पश्चात फिर मैं बस्तर में गया, बस्तर में बेहतर काम किया। तो बिलासपुर में भी मतलब एक अलग टाइप का मैंने काम किया और रायपुर में तो क्योंकि शहर का ये कैपिटल है शहर, तो वहाँ पे एक अलग ही दृष्टिकोण होता है पुलिसिंग का। तो ये 4 ज़िले बहुत ख़ास हैं मेरे लाइफ में, लेकिन जो बाकी के 4 ज़िले जो थे वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण थे। धमतरी, जांजगीर चांपा, गरियाबंद और बलौदाबाजार। जी। जैसे अगर साइबर क्राइम की बात करें तो इस समय का एक बड़ा अपराध है, आपने उस पर काम भी बहुत अच्छा किया है, लेकिन अभी और क्या ज़रूरतें हैं जिससे साइबर अपराध को पूरी तरह से रोका जा सके? देखिए, साइबर अपराध में सबसे जो प्रथम चीज़ है वो है जागरूकता। अगर जागरूकता होगी तो साइबर अपराध हो ही नहीं सकता। लोग जाने अनजाने में इतने सिली मिस्टेक्स करते हैं जिसकी वजह से उनको अपने मेहनत की कमाई जो है वो गंवानी पड़ती है। पिछले मैं तो 2015 से ये बोल रहा हूँ और अलग अलग माध्यम भी बोल रहे हैं कि ठगी किस प्रकार से होती है, लेकिन लोग जो हैं उसको नज़रअंदाज करते हैं। उनको लगता है कि मुझे कौन फंसाएगा, और उसके वजह से होता ये है कि आपने देखा होगा कि कई बड़े बड़े अधिकारी लोग हैं वो लोग भी इस ठगी के शिकार हो चुके हैं। तो कुल मिला के जागरूकता और सजगता ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी ऐसी है कि जिसमें आरोपी तक पहुंचना बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि वो हज़ारों किलोमीटर दूर बैठे रहते हैं, अलग अलग प्रॉक्सी सर्वर्स का सहारा लेते हैं, अलग अलग फेक आईडी से वो लोग क्राइम्स कमिट करते हैं। तो उस वजह से उन तक पहुंचना मुश्किल है। मैं इम्पॉसिबल नहीं बोलता, लेकिन मुश्किल बहुत है। लेकिन उस समय तक ऑलरेडी डैमेज हो चुका होता है। तो मेरा ये मानना है, और आपके ये चैनल के माध्यम से भी मैं यही कहना चाहूँगा कि अपने आप को सेफ रखिए और अपने आप को अलर्ट रखिए, तो साइबर अपराध जो है, अपराधी जो है, कभी आपको ठग नहीं पाएगा। खास मुलाकात कार्यक्रम में वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक के, मिलते हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खास मुलाकात में आपका स्वागत है। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। महिला अपराध की बात करें तो जब आप रायपुर में एसपी थे उस समय महिला अपराध पे आपने काम भी किया, किस तरह के काम थे और उसका बेनिफिट कितना लोगों को मिला? महिला अपराध के संबंध में बहुत ही बृहद हम लोगों ने काम किया है और इसकी शुरुआत बालोद ज़िले से ही की थी। वहाँ पे हम लोगों ने एक मिशन पूर्ण शक्ति की शुरुआत की थी, जिसमें हम लोगों ने महिला कमांडोज को और सुदृढ़ीकरण किया था उनका। उसी योजना को मैंने बिलासपुर में भी लाया था और फिर रायपुर में भी उसको मैंने रेप्लिकेट किया था। महिलाओं के राइट्स के प्रति, उनके अधिकारों के बारे में हम लोग ने जागरूकता लाने की कोशिश की थी, और ऐसी महिलाएं जिनको समाज ने तिरस्कार किया है, उनको बहिष्कृत, तो उनको हम लोगों ने रिहेबिलिटेट करने की हम लोगों ने कोशिश की थी। लॉकडाउन के दौरान हम लोगों ने डोमेस्टिक वायलेंस को बहुत ही अलग तरीके से डील किया था और उसमें चुप्पी तोड़ नाम का एक अभियान हम लोगों ने स्टार्ट किया था। उस चुप्पी तोड़ अभियान के माध्यम से हम लोगों ने डोमेस्टिक वायलेंस के प्रॉब्लम को बहुत ही अच्छे तरीके से टैकल किया था, और उसी चुप्पी तोड़ अभियान के वजह से हम लोगों ने करीब 80% जो शिकायतें आई थी उनका बहुत ही मतलब टेलीफोनिकली ही हम लोगों ने निराकरण किया था, और जो 20% थे शिकायतें, उसमें आइदर हम लोगों ने एक मीटिंग करके सुलझाई थी या फिर कुछ एक प्रकरणों में हम लोगों ने अपराध भी कायम किए थे। और ख़ास बात यह है कि ये जो शिकायतें हैं वो सिर्फ महिलाओं की नहीं, हम लोगों ने पुरुषों की भी शिकायतों को एंटरटेन किया था, क्योंकि बहुत सारे ऐसे पुरुष थे
जिनके विरुद्ध मतलब जिन्होंने महिलाओं के विरुद्ध शिकायत की थी कि उनकी पत्नियां उनको प्रताड़ित कर रही हैं। तो हम लोगों ने बिल्कुल जेंडर न्यूट्रल तौर पे ये काम किया था और ये काफ़ी चर्चा हुई थी इसकी और लोगों ने अप्रिशिएट किया था और इसको एक फिक्की अवार्ड भी मिला था इस चुप्पी तोड़ अभियान को। जी। आप जिस समय कोरोना का काल शुरू हुआ था, उस समय आप रायपुर के एसपी थे, आप लोगों ने काम भी किया। उस समय किस तरह की चुनौतियां थीं कि भाई भीड़ को भी रोकना था और तमाम तरह रोग से भी लोगों को बचाना था, सुरक्षित भी रखना था, तो किस तरह की चुनौतियों का सामना करके आप लोगों ने काम किया? ये लॉकडाउन था, ये भूतो न भविष्य, तो इस तरीके की सिचुएशन थी क्योंकि किसी को आइडिया नहीं था होना क्या है। मुझे अभी भी याद है कि 4 अप्रैल को यहाँ पे रायपुर का फर्स्ट कोरोना पॉजिटिव पेशेंट डिटेक्ट हुआ था और उसके बाद हम लोग को कंटेनमेंट जोन बनाना था। तो उस समय पे जो अफरा तफरी मची थी और उसको हम लोग को डील करना था क्योंकि लोगों को पता ही नहीं था इसको कैसे करना है। उसके पश्चात फिर हम लोगों ने कंटेनमेंट जोन्स बनाए, लॉकडाउन का पालन करवाना, क्योंकि लोग जो है मानने का नाम नहीं लेते, मतलब बाहर निकल के फैलाने का काम। तो उसमें हम लोग को लाठियों का भी सहारा लेना पड़ा, जिसका क्रिटिसिज्म हुआ उस समय पे, लेकिन बाद में अंततः लोगों ने अप्रिशिएट किया कि नहीं, अगर पुलिस स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लेती थी तो कोरोना और ज़्यादा फैलता था। हम लोगों ने ड्रोन्स का इस्तेमाल किया सर्विलेंस के लिए और ताकि लॉकडाउन जो है हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से किए। उसी दौरान बहुत सारे लोगों को खाने पीने की समस्या थी, तो पुलिस ने जो है प्रोएक्टिव रोल, एक ह्यूमन फेस सामने करते हुए हम लोगों ने उनके लोगों के खान पान की व्यवस्था का भी इंतज़ाम किया था। और इसमें बहुत सारे एनजीओज़ थे और बाकी की एजेंसीज थे, उन्होंने बहुत हमारा सहयोग किया था लोगों तक पहुंचने के लिए। उसके बाद में मजदूर का जो ट्रांजिट मूवमेंट था उसको कंट्रोल करना और उसको रेगुलेट करना एक बहुत बड़ा चैलेंज था, क्योंकि लगातार मजदूर जो थे वो चलते हुए अपने गंतव्य की तरफ बढ़ रहे थे। तो उस दौरान उनको उनकी व्यवस्था करना, उनको बसों से भेजना, ये भी बहुत बड़ा चैलेंज था। और ऑलमोस्ट 4-5 महीने बाद फिर प्लेन सेवा और ट्रेन सेवा बहाल की थी, तो उस दौरान जो अफरा तफरी मची थी उसको डील करना, तो ये बहुत बड़ा चैलेंज था ये लॉकडाउन का। और उस समय पे बहुत सारे मौतें भी हुई थी, उनका क्रिमेशन करना, क्योंकि ऐसी सिचुएशन थी कि डेड बॉडीज़ को परिवार वाले भी डायरेक्ट देख नहीं सकते थे, क्योंकि नगर निगम डायरेक्ट उनको पॉलीथीन में डाल के उनका डायरेक्ट क्रियाक्रम करती है। तो बहुत ही डिफ़िकल्ट टाइम था और मैं ऊपर वाले से दुआ करता हूँ कि ऐसा समय फिर से ना आए। लेकिन वो समय जो था बहुत ही चैलेंजिंग था और बहुत कुछ सिखा के भी गया है। और उस समय में पुलिस ने जो काम किया वो बहुत ही सराहनीय काम था। आपके समय एक रायपुर का सबसे चर्चित अपहरण केस हुआ था, प्रवीण सोमानी अपहरण केस। इसके लिए 1 महीने का आप लोगों ने प्रयास किया, तो ऑपरेशन कैसे चलाया गया था और कैसे पूरा वर्कआउट तक पहुंचे थे? देखिए, ये पूरा ऑपरेशन तो था 14 दिन का था। 14 दिन हम लोगों ने निरंतर मेहनत की थी। 9 तारीख को सुबह 3 बजे मुझे कॉल आया था कि प्रवीण सोमानी घर से गायब है। और उस समय हम लोगों ने जो ये ऑपरेशन शुरू किया था उस समय से, तो हम लोगों ने, क्योंकि ये बहुत ही प्रोफेशनल गैंग था और ये मतलब इंडिया का सबसे बड़ा गैंग था, जिसको हम लोगों के वजह से मतलब बाकी के पुलिस ने भी मिलके पकड़ा। और ये भारत का एक पहला प्रकरण है जिसमें विदाउट रैंसम देते हुए इस गैंग से हमने कोई व्यक्ति को जिंदा वापस निकाला है। इस ऑपरेशन करने के लिए हम लोगों ने टोटल 5 स्टेट्स में ऑपरेशन किए थे। गुजरात, उसके बाद में मध्य प्रदेश, बिहार, यूपी, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ तो है ही। तो लगातार हमारी टीमें जो थी अलग अलग स्टेट्स में थी और पूरा कोऑर्डिनेट करते थे, क्योंकि हर एक स्टेट से अलग अलग इनके सदस्य थे और वो हर सदस्य का अलग काम था। कोई रैंसम देने का, मतलब जो रैंसम कॉल करता है वो अलग था, जो पार्टी को लेके जा रहा है वो अलग था, जो बाकी का लाइजनिंग अरेंजमेंट करता है वो अलग था। तो बहुत ही हाईटेक तरीके से ये लोग अपराध कर रहे थे और एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग रोल था हमारे लिए। और मैं मतलब हमारी टीम के लिए मतलब बहुत बहुत बुरी प्रशंसा करूंगा कि टीम वर्क जो था बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम लोगों ने किया था। और उसकी वजह से माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने 1 टाइम इंक्रीमेंट का भी रिवॉर्ड दिया था सभी लोगों को। जी। आप 2020 में 2020 जून में आपको ईओडब्ल्यू की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। यहाँ आने के बाद आपके
किन किन तरह का बदलाव हुआ यहाँ पे और भी क्या बदलाव की तैयारी चल रही है? देखिए, एंटी करप्शन ब्यूरो जो है उसके एक सेट गाइडलाइंस होते हैं। उस गाइडलाइंस को ब्लैक एंड वाइट में कन्वर्ट करवाने के लिए हम लोगों ने काम किया। हम लोगों ने यहाँ पे एक मैनुअल बनाया है और उस मैनुअल के हिसाब से अभी पूरा कामकाज हो रहा है। उसके साथ साथ पहले जो एफआईआर थी वो गोपनीय रहती थी और आरटीआई से भी वो निकलती नहीं थी। तो मैंने आने के बाद यहाँ पे जितनी एफआईआर होती है एंटी करप्शन ब्यूरो और ईओडब्ल्यू दोनों सभी को मैंने पब्लिक कर दिया है। सीसीटीएनएस के माध्यम से मैंने अपलोड करना शुरू कर दिया है और ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी लाने की कोशिश की है यहाँ पे। उसके साथ साथ हम लोगों ने यहाँ पे नवाचार किए हैं कि बहुत बार ऑडियो वीडियो वायरल होते हैं जिसमें रिश्वत की शिकायतें हैं, तो हम लोगों ने उसके ऊपर भी कार्रवाई करनी शुरू कर दी और सिर्फ ऑडियो वीडियो वायरल को एक बार हम लोग ने सत्यापन किया, सत्यापित करने के पश्चात हम लोग उस पर कार्रवाई कर रहे हैं। उसके साथ साथ हम लोगों ने एक छत्तीसगढ़ में वेबसाइट शुरू की है, व्हाट्सएप का हम लोगों ने नंबर शुरू किया है, उसके साथ 1063 फ्री टोल फ्री नंबर भी शुरू किया है। तो कुल मिला के हम लोगों ने बहुत सारे ऐसे उपक्रम शुरू किए हैं जिसकी वजह से पब्लिक जो है डायरेक्टली एंटी करप्शन ब्यूरो से जुड़े। उसके साथ साथ हम लोग मैसेजेस भी चलाते रहते हैं समय समय पर एसएमएस के माध्यम से, ताकि लोगों में जागरूकता फैले और कोई रिश्वत मांगता है तो तुरंत हमको शिकायत करें ताकि हम लोग उनके ऊपर एक्शन ले सकें। ईओडब्ल्यू में हर साल देखा जाए तो कितनी शिकायतें आती होंगी और इसमें बड़े लोग कितने होते होंगे? देखिए, ऐसे नहीं है कि एक कोई फिक्स शिकायत का मापदंड होता है कि इतनी शिकायतें आती हैं नहीं आती है। शिकायतें जो हैं वो वेरी होते रहती हैं और कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो साल में करीब 100 के आसपास हम लोग ट्रैप करते ही रहते हैं। और उसके बाद एंटी करप्शन ब्यूरो में तो जैसे शिकायत आती है, मतलब इसमें कोई व्यक्ति विशेष के तरह नहीं देखते हम लोग, जो भी रिश्वत मांगता है उसको आरोपी की तरह हम लोग लेते हैं और हर कैटेगरी का जो व्यक्ति होता है उसके खिलाफ कार्रवाई होती है। बस्तर में भी आपकी पोस्टिंग रही है, कोई ऐसा इनकाउंटर जो आपको याद हो आज तक कि वो दिल को छू गया हो कि नक्सली हैं या जो भी हैं, लेकिन इनके साथ इस तरह का या नहीं करना चाहिए या इन लोगों के साथ इसी तरह का करना चाहिए, कुछ ऐसा जो अच्छा पहलू हो बस्तर का? देखिए, बस्तर में हम लोगों ने एक कोलेंग कैंप की स्थापना की थी जो कि उड़ीसा बॉर्डर पर है। छत्तीसगढ़ उड़ीसा बॉर्डर पर एक तुलसी डोंगरी नामक पहाड़ी है और उस पे ही एक कोलिंग नाम का एक गांव है जिसमें मतलब नक्सल का पूरा इन्फ्लुएंस है। तो ऐसे जगह पे हम लोगों ने कैंप बनाने की शुरुआत की थी और हम लोग जब जा रहे थे एक बार तो हमारे ही कन्वॉय का आईडी ब्लास्ट किया था। तो जब आईडी ब्लास्ट हुआ था तो उसमें हम लोग ने देखा कि छोटे छोटे बच्चे ब्लास्ट करके भाग रहे, तो ऐसे बच्चों को हम लोग ने पकड़ लिया था। उन बच्चों को कैंप में लेके आए थे और उनसे हम लोग ने बातचीत की थी, उनको अपने साथ रखा। वो बच्चे फिर खुल गए और उन्होंने बताया कि हमको ज़बरदस्ती परेशान किया जाता है और खाना भी नहीं दिया जाता। तो उन बच्चों को हम लोगों ने बस्तर में लाके जगदलपुर में एक स्कूल में डाल दिया और स्कूल में डालने के बाद उनकी पढ़ाई लिखाई हम लोगों ने, पुलिस ने जिम्मा उठाया और वो बच्चे अभी पढ़ रहे हैं, अभी 10वीं में है बच्चे और वो मतलब पुलिस से काफ़ी प्रभावित है और पुलिस में ही आना चाहते हैं। तो ये एक ऐसा पहलू है कि जिसमें मतलब काफ़ी इफेक्ट किया है मुझको। अच्छा, मेरा एक आखिरी सवाल होगा आपसे कि आप भी पुलिसिंग सेवा में हैं, मैडम भी प्रशासनिक सेवा में हैं, तो परिवार के लिए आप लोग समय कैसे निकालते हैं? देखिए, परिवार में जब हम लोग जाते हैं तो ऑफिशियल हम लोग कोई भी समस्या या कुछ भी डिस्कस नहीं करते। परिवार में सिर्फ पारिवारिक माहौल होता है और पारिवारिक समस्या या पारिवारिक जो प्रॉब्लम बाकी की चीज़ें होती हैं उन्हीं के बारे में डिस्कशन चलते रहता है। ऑफिस का हम लोग कोई लोड लेके घर नहीं जाते और जब भी ज़रूरत पड़ती है तो बिल्कुल एक दूसरे को हम लोग सपोर्ट करते ही हैं और हम लोग ज़्यादा बिलीव करते हैं लाइफ को अच्छे तरीके से जीने में और लोगों की सहायता करने में। इसीलिए मतलब लाइफ जो है बेहतर ही करने की कोशिश करते रहते हैं। खास मुलाकात में शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ ईओडब्ल्यू के आरिफ शेख जी, इन्होंने अपना अनुभव साझा किया। खास मुलाकात कार्यक्रम में आज बस इतना ही। अगले बार किसी दूसरे शख्सियत से मुलाकात होगी, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।